बहुत समय पहले की बात है। विराट नगर नाम का एक बहुत ही संपन्न और अमीर राज्य था, जिसकी सीमाएं हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गंगा के पवित्र किनारों तक फैली थी। इस महान राज्य पर राजा चंद्र प्रताप राज करते थे। राजा चंद्र प्रताप एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही जनता की आंखों में आदर और दिल में प्यार भर आता था। राजा चंद्र प्रताप मन के बहुत दयालु थे। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और हर समय अपनी जनता को खुश देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को न्याय मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई दुख ना होने पाए। इसलिए राज्य की सारी जनता उनकी जय जयकार करती थी और उनकी तारीफों के पुल बांधती थी। राजा के सबसे करीबी साथी और सलाहकार मंत्री शीशपाल थे। मंत्री शीशपाल एक कुशल योद्धा और चालाक राजनीति जानने वाले व्यक्ति थे, जिन पर राजा चंद्र प्रताप आंखें बंद करके भरोसा करते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। महाराज चंद्र प्रताप जहां भी जाते, मंत्री शीशपाल को अपने साथ लेकर जाते थे। मंत्री शीशपाल अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। राजा चंद्र प्रताप रोजाना ही अपना अलग अलग रूप बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वे कभी साधु बन जाते, कभी व्यापारी तो कभी साधारण बूढ़े आदमी। ऐसा करके वो इस बात का पता लगाते थे कि उनके राज्य में उनकी जनता सुखी है या दुखी है। वो राज्य के लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते थे। ये सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वह उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश किया करते थे। यही कारण था कि उनके राज्य के सभी लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से महाराज का नाम और प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी डकैती और लुटेरों का जनता को कोई डर नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। राजा चुपचाप लोगों से बात करते, उनकी समस्याएं सुनते और अगली सुबह राजमहल में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर उनका हल निकालते थे। यही कारण था कि विराट नगर की जनता उन्हें भगवान का रूप मानती थी। लेकिन राजा चंद्र प्रताप के दिल में एक गहरा राज छिपा था। उन्हें बचपन से ही एक अजीब सपना आता था। एक सुंदर राजकुमारी, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकती थी और जिसकी बोली में मीठा संगीत था। सपने में वह राजकुमारी हमेशा एक पुराने मंदिर के पास खड़ी होती थी और राजा को उस राजकुमारी की ओर एक खिंचाव सा महसूस होता था। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी एक दूर देश की राजकुमारी थी, जो अपनी अनोखी सुंदरता और मन की बात जान लेने की शक्ति के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उन्हें भी बचपन से एक सपना आता था, एक वीर राजा जिसकी आंखों में दया और मजबूती का भाव होता था। सपने में वह राजा हमेशा एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता था और राजकुमारी को लगता था कि उनकी किस्मत उस राजा से जुड़ी हुई है। एक दिन राजा चंद्र प्रताप ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को अपने सपनों के बारे में बताया। विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि राजा की सपने वाली रानी सच में मौजूद है और उनका मिलना किसी खास मकसद के लिए तय है। इसी तरह राजकुमारी मोहिनी ने भी अपनी दासियों और गुरुओं को अपने सपनों के बारे में बताया, जिन्होंने ये इशारा किया कि उनका भविष्य एक महान राजा के साथ जुड़ा हुआ है। राजा चंद्र प्रताप और राजकुमारी मोहिनी दोनों ही अपने सपनों के राज को जानने के लिए बेचैन थे। राजा चंद्र प्रताप ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी उन्हें उनकी सपने वाली राजकुमारी के बारे में जानकारी देगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी मोहिनी ने भी अपने जासूसों को उस राजा की तलाश में भेजा, जिसे वो अपने सपनों में देखती थी। कई सालों तक खोज जारी रही, लेकिन कोई भी राजा चंद्र प्रताप और राजकुमारी मोहिनी को एक दूसरे के बारे में पक्की जानकारी नहीं दे सका। दोनों ही अपने अपने राज्यों में दुखी और अकेले महसूस करने लगे थे।
फिर एक दिन एक बूढ़ा साधु राजा चंद्र प्रताप के दरबार में आया। उस साधु ने राजा के सपनों के बारे में सुना था। उस साधु ने कहा कि वह जानता है कि राजा की सपने वाली रानी कहाँ मिलेगी। साधु ने बताया कि एक दूर देश में पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर है और उस मंदिर की मुख्य पुजारिन ही राजा की रहस्यमयी रानी है। राजा चंद्र प्रताप तुरंत अपने मंत्री शीशपाल, उस साधु और कुछ भरोसेमंद सेवकों के साथ उस मंदिर की ओर निकल पड़े। लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद वे उस पुराने मंदिर पर पहुंचे। मंदिर शांत और अनोखा था और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशी बनी हुई थी। जब राजा मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत सुंदर महिला पूजा कर रही है। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने अपने सपनों में देखी थी और उसकी बोली में वही मीठा संगीत था। यह राजकुमारी मोहिनी थी जो अपने सपनों के राजा की तलाश में उस मंदिर में आई थी। राजा चंद्र प्रताप और राजकुमारी मोहिनी एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। उनके सपनों का राज खुल गया था। उन्हें महसूस हुआ कि उनका मिलना भाग्य ने पहले ही तय कर दिया था। उसी पुराने मंदिर में राजा चंद्र प्रताप और राजकुमारी मोहिनी ने एक साधारण तरीके से विवाह कर लिया। उनके विवाह में ना कोई बड़ा उत्सव था और ना ही कोई शाही दिखावा। केवल मंदिर के पुजारी, मंत्री शीशपाल और कुछ भरोसेमंद सेवक ही इस पवित्र बंधन के गवाह बने। विवाह के बाद राजा चंद्र प्रताप राजकुमारी मोहिनी को अपने राज्य में ले गए। उनकी शादी की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और लोग उनकी अनोखी प्रेम कहानी सुनकर दंग रह गए। रानी मोहिनी ने अपनी बुद्धि और समझदारी से राजा को राजकाज में बहुत मदद की और उनका राज्य पहले से कहीं ज्यादा संपन्न और खुशहाल हो गया। राजा चंद्र प्रताप और रानी मोहिनी का विवाह एक राज था जो उनके दिलों में गहराई से बसा था। उन्हें पता था कि उनका मिलना किसी साधारण वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। एक दिन जब राजा अपना रूप बदलकर नगर की सीमा के पास स्थित एक पुराने मंदिर की ओर गए तो उन्होंने वहां एक रहस्यमयी अजनबी सन्यासी को देखा जो भविष्य की डरावनी भविष्यवाणियां कर रहा था। वो कह रहा था, विराट नगर की चमक बहुत जल्द ही एक घोर अंधेरे में बदल जाएगी जब इस राज्य के राजा का अपने किसी सबसे करीबी से भरोसा टूटेगा। ये सुनकर राजा चौंक गए। क्या ये इशारा मंत्री शीशपाल की ओर था या कोई और राज खुलने वाला था? राजा की आंखों में अब रानी मोहिनी के लिए केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक चिंता भी होने लगी थी। उसके बाद कुछ सोचकर राजा वापस अपने महल में आ गए। कुछ दिनों बाद एक दिन तपती दोपहर में राजा और मंत्री शीशपाल दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर पहुंच जाना चाहते थे ताकि अंधेरा होने से पहले वे अपनी राजधानी में पहुंच जाएं। जैसे ही राजा को यह पता चलता कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी जनता दुख में है या किसी जगह पर गरीब और बेसहारा लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा चंद्र प्रताप जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचते और लोगों की रक्षा करते थे। उन्हें देखते ही लुटेरों के हौसले पस्त हो जाते थे और वे वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उनके एक संदेशवाहक ने आकर उन्हें बताया, महाराज, एक दूर के गांव में लुटेरे आए हैं। हमारे किसानों के जानवर और अनाज सब लूट कर ले जा रहे हैं। गांव की औरतें और बच्चे जंगल में छिपे बैठे हैं। ये लुटेरे कोई साधारण लुटेरे नहीं थे। ये बदनाम कालेबाज गिरोह के लुटेरे थे जो जंगलों से निकलकर गांवों पर टूट पड़ते थे और आग की तरह सब कुछ लूट कर गायब हो जाते थे। संदेशवाहक से गांव में लुटेरों के आने की खबर सुनते ही राजा की आंखों में गुस्सा भर आया। राजा चंद्र प्रताप ने तुरंत अपने भरोसेमंद मंत्री शीशपाल को आदेश देते हुए कहा, शीशपाल, तैयार हो जाओ। आज हम सिर्फ लोगों को बचाने ही नहीं बल्कि लुटेरों को भी सबक सिखाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप
अपने मंत्री शीशपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। लुटेरे अभी भी गांव में लूट मचाए हुए थे। राजा की तलवार बिजली की तरह चली और पहले ही वार में लुटेरों का सरदार जमीन पर गिर पड़ा। मंत्री शीशपाल भी पीछे नहीं थे। उन्होंने 2 लुटेरों को एक ही बार में घोड़े से गिरा दिया। राजा के वहां समय पर पहुंचने के कारण कुछ ही पलों में लुटेरे मैदान छोड़कर मुंह छिपाते हुए जंगल की ओर भाग खड़े हुए। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो गांव वालों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू डर के नहीं, राहत और श्रद्धा के थे। राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की मदद के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शीशपाल के साथ वापस राजमहल की तरफ लौट पड़े। राजा चंद्र प्रताप और मंत्री शीशपाल इस समय अपनी राजधानी से केवल 6-7 मील दूर थे। शाम होने वाली थी और जंगल की परछाई लंबी होती जा रही थी। उन दोनों के घोड़े हवा को चीरते हुए तेज गति से दौड़ रहे थे। अचानक उन दोनों के घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने रास्ते में एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। सांप के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस सांप से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी थी, जो शायद उस सांप के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस सांप को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने दया दिखाते हुए कहा, अरे, ये तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। वो दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी हालत किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री शीशपाल ने दुख जताते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा चंद्र प्रताप ने कहा, हाँ शीशपाल, ये बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें? ये देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जिंदा करना चाहिए। शायद मंत्री शीशपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है। उस संजीवनी विद्या से इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। महाराज, आप इसे एक मौके की तरह भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को परखने का एक मौका भी मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का करिश्मा देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री शीशपाल की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप और भी गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शीशपाल, ये एक जहरीला सांप है। इसे तो लोग मारने में ही भलाई समझते हैं। फिर क्या ऐसे जहरीले जीव को संजीवनी विद्या से जिंदा करना ठीक रहेगा? मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जिंदा करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को दोबारा जन्म देने से उन्हें काफी दुख सहना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही लोग धोखेबाज और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए, तो भी जीवन दान देने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। ये बड़े बुजुर्गों का अनुभव है। ऐसा कई अनुभवी लोग आज तक कहते हुए आए हैं। मेरी समझ में तो यही आता है, यदि इस समय अब संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए सांप को जीवन दान देंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के असर से इसे जिंदा कर पाएं, तो आपकी अपनी आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शीशपाल के इस तरह बार बार कहने पर राजा चंद्र प्रताप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मंत्री शीशपाल ठीक ही कह रहा है। वो कुछ देर तक मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस मरे हुए सांप के पास जा पहुंचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। उसके बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी
उस मरे हुए सांप में कोई हलचल पैदा नहीं हो रही थी। राजा चंद्र प्रताप को अपनी संजीवनी विद्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके द्वारा बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मरा हुआ सांप संजीवनी विद्या के प्रयोग से जिंदा नहीं हो रहा था। राजा चंद्र प्रताप मन ही मन बहुत परेशान हो गए और ये सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरा ये संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज इस मरे हुए सांप पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। ये सोचकर राजा चंद्र प्रताप मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। तभी मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, आपके संजीवनी मंत्र का कोई भी असर इस सांप पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या भरोसा करना। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहें ये शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़ा गुस्से में कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी शक मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, मैं आपके गुरु और उनके दिए इस संजीवनी मंत्र पर किस तरह भरोसा करूं? महाराज, आप खुद ही देख लीजिए, ये मरा हुआ सांप अभी तक जिंदा नहीं हो सका है। मंत्री के ये शब्द सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना माना है, तो जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा चंद्र प्रताप को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने मंत्री से कहा, शीशपाल, थोड़ा रुको। अगर इस सांप पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं पड़ा तो मैं अपनी दूसरी विद्या यानी शव प्रवेश विद्या का प्रयोग करता हूं, और उसके बाद तुम देखना कि मेरे इस मंत्र का कैसा चमत्कारी असर होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और ताकत है। राजा चंद्र प्रताप ने बड़े गर्व से कहा, तो मंत्री शीशपाल ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो? चलो इस काम को छोड़ो, रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा चंद्र प्रताप ने मंत्री शीशपाल से कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, अब ये नहीं हो सकता। राजा की तो मान मर्यादा पर बात आ गई थी। राजा चंद्र प्रताप थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस सांप के शरीर में डालता हूं। तुम्हें ये मरा हुआ सांप थोड़ी देर में ही जिंदा दिखाई देगा। जैसे ही ये सांप चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। इस काम को करते ही हम राजधानी वापस लौट चलेंगे। मंत्री शीशपाल को राजा का कहना मानना पड़ा। उसके बाद राजा चंद्र प्रताप ने परशव प्रवेश मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और बेजान पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर एक लाश बन गया और जो मरा हुआ सांप था वो जिंदा होकर हलचल करने लगा। थोड़ी ही देर में उस सांप ने जोर से अपना फन धरती से ऊपर उठा लिया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस सांप के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री शीशपाल ने अपनी आत्मा राजा चंद्र प्रताप के बेजान पड़े हुए शरीर में डाल दी। इसके बाद उसने जल्दी से अपने बेजान शरीर के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा ये हुआ कि राजा चंद्र प्रताप की आत्मा, जो कि अब उस मरे हुए सांप के शरीर में जा चुकी थी, वो उस सांप में ही रह गई और मंत्री शीशपाल की आत्मा अब राजा चंद्र प्रताप के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री शीशपाल अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था, जिसके बारे में राजा चंद्र प्रताप ने कभी सोचा भी नहीं था। अब राजा का शरीर धारण किए हुए मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की ताक में था। आज कितने सालों के बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप एक सांप बन चुके हो और मैं एक राजा। राजन, अब तुम नागलोक में जाकर और वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहां से निकलो। मंत्री शीशपाल की ये बात सुनते ही
सांप के शरीर वाले राजा ने गुस्से में जोर से फुंकार मारी और कहा कि दुष्ट धोखेबाज मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना मैं इस धोखे का बदला अपने जहरीले दांतों से लेकर रहूंगा। अरे नीच पापी, तू देखना मैं तुझे सजा देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूं कि तू मुझसे बचकर कहां जाता है। इतना सुनते ही मंत्री गुस्से से भरकर चिल्लाया और बोला, देखो तुम आगे मत बढ़ना और अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तू इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं और अब बिना देर किए यहां से चला जा। सांप के शरीर वाला राजा अब इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री शीशपाल जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे भी वो संजीवनी विद्या तुझसे कम नहीं आती। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग इस मरे हुए सांप पर कर रहा था, उस समय मैं उसका उल्टा मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने उस मरे हुए सांप को जिंदा करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा संजीवनी मंत्र उस मरे हुए सांप पर नहीं चल सका। ये कहकर मंत्री शीशपाल जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सांप के शरीर वाला राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, नीच धोखेबाज, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत बड़ा शुभ चिंतक समझता था। मंत्री शीशपाल राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजन, तू ये भी समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो जो परशव प्रवेश विद्या का मंत्र जानते हो। ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु अलकानंद तुम्हें परशव प्रवेश विद्या के ये मंत्र सिखाते थे, उस समय मेरे पिताजी मुझे उस गुप्त जगह पर ले जाया करते थे। तुम्हारे साथ साथ ही मैंने भी चुपचाप परशव प्रवेश विद्या का ये मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए ये विद्या जितनी तुम्हें आती है उतनी ही मुझे भी आती है, या शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की तुलना में सरस्वती माता की कृपा ज्यादा रहती है। अब यहां से जा, अपने रास्ते चला जा। सांप कहेगा। नागराज ने भी भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि मुझे अपने इसी हाल में जिंदा रहना चाहिए। ये सोचकर राजा गुस्से में जमीन पर अपना फन पटकता हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। वहां से जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को खूब कोस रही थी। वो मन ही मन कह रहा था कि नीच कपटी मंत्री, इस बुरे काम का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। और जाते जाते वो जोर से बोला कि तुम्हें इस बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। सांप बने हुए राजा की ये आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर वो आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। राजा का शरीर धारण किए हुए मंत्री शीशपाल राजा के घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन बहुत खुश था और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के जरिए राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई डर नहीं है और ना ही कोई रुकावट उसके रास्ते में आएगी। अब वो अपना बाकी का जीवन विराट नगर का राजा बनकर खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का हर व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। राज्य में चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। मंत्री शीशपाल दिखने में चतुर और व्यवहार में मीठा था, लेकिन उसके दिल में गहरा लालच और बुराई छिपी हुई थी। जब मंत्री शीशपाल ने पहली बार रानी मोहिनी को देखा था, तो वो उसकी सुंदरता पर बुरी तरह मोहित हो गया था। धीरे धीरे रानी के प्रति उसका ये खिंचाव एक खतरनाक जुनून में बदल गया। वो हर पल रानी के ख्यालों में खोया रहता था और उसे किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा रखता था। रानी मोहिनी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। शीशपाल जानता था कि रानी मोहिनी राजा
चंद्र प्रताप की पत्नी हैं और राजा के होते हुए उन्हें हासिल करना एक नामुमकिन काम था। लेकिन आज शीशपाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब मोहिनी तक पहुंचने का रास्ता खुल गया था। आज उसकी ये इच्छा भी पूरी होने जा रही थी और आज उसे ऐसा लग रहा था मानो धरती की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज रफ्तार से राजमहल की ओर दौड़े जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में अपने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। धरती पर चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आसमान पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। जंगल में चारों ओर सायंसाएं की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री शीशपाल राजा बनकर राजधानी में दाखिल हो गया। राजधानी में दाखिल होते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा कि आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री शीशपाल लुटेरों को भगाकर जब वापस राजधानी की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री जी पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दो और खजाने में से 100 सोने के सिक्के मंत्री के दुखी परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शीशपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख जताया। मंत्री ने शरीर पर राजा के कपड़े पहने हुए थे, फिर किसको उसके ऊपर शक हो सकता था। इसके बाद राजा बने उस दुष्ट मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री शीशपाल की इस अचानक मौत की खबर राज्य में चारों ओर फैल गई। महल पर लगा हुआ झंडा नीचे झुका दिया गया। सेवक, दास, दासिया और सारे राज दरबारी दुख में डूब गए। जैसे ही शीशपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी मोहिनी आरती की सोने की थाली लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, लेकिन राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी मोहिनी भरे हुए गले से बोली, महाराज, ज्यादा दुखी मत होइए, शायद किस्मत में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख जताते हुए कहा, महारानी, वो मेरा प्यारा मंत्री था। वो ऐसी बेमौत मारा गया है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूं। रानी मोहिनी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए महाराज, आज दुख किसको नहीं है। ईश्वर की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे अपनी आरती उतारने दो। राजा बना हुआ मंत्री बोला, नहीं महारानी, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री शीशपाल चुपचाप राजा के कमरे में चला गया। उसने रानी मोहिनी की विनती भी अनसुनी कर दी। उसके बाद रानी हारकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। राजा के इस तरह से दुखी होने के कारण उसका दिल भी भर आया था। आधी रात का समय था। रानी मोहिनी अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में दीपक की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में धीरे से एक आवाज आई। उसे लगा जैसे वो आवाज उसे कह रही हो कि महारानी यहां से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। ये तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा का शरीर धारण किए हुए ये शैतान मंत्री शीशपाल है, राजा चंद्र प्रताप नहीं। इस दुष्ट कपटी मंत्री ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा का शरीर धारण किया है। ये जो कुछ कर रहा है, ये सब इसका नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अभी बिना शरीर के रूप में है और बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा है। इस समय राजा चंद्र प्रताप
एक सांप के शरीर को धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना पता चल जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहां इस राजमहल से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा चंद्र प्रताप को बहुत बड़ा धोखा दिया है। महारानी, तुम आगे की चिंता छोड़ो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम ईश्वर का नाम लो। इसके बाद रानी मोहिनी की नींद खुल गई। रानी झट से हड़बड़ाकर अपने पलंग पर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा पर उसे कहीं पर कोई भी नजर नहीं आया। कमरे में शांति थी और दीपक जल रहा था। कहीं कोई बदलाव नहीं था। रानी मोहिनी की सांसें तेजी से चल रही थी और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पास के कमरे में जाकर उसने अपनी एक भरोसेमंद दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वो चुपके से अपने कपड़े और गहने लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज सुनकर रानी मोहिनी और दासी दोनों छिप गई। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के जरिए दूर जंगल में पहुंच गई। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने आवाज दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गई। वहां उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया और कुछ फल खाए। अब जाकर कहीं उन दोनों के दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना रूप बदल लिया। ऐसे ही गिरते पड़ते रानी मोहिनी और उसकी दासी जंगल में आगे बढ़ती गई। अगर कहीं उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वह किसी पत्थर या फिर किसी पेड़ के पीछे छिप जाती और कुछ देर बाद फिर से आगे बढ़ने लगती। इसी तरह लगातार चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस डरावने जंगल को छोड़कर एक गांव के पास आ पहुंची। वहां पर उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर दिखाई दिया। लगातार चलते रहने की वजह से वो दोनों ही काफी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर आराम करने की सोची और बहुत ज्यादा थके होने की वजह से थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में हलचल मच गई। सारी दीवारें चीख चीख कर कह रही थी कि महारानी महल से गायब हो गई है। महल में सब दास दासियां अपने उदास चेहरे लेकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। धीरे धीरे ये बात मंत्री शीशपाल के कानों तक भी पहुंची। ये सुनते ही मंत्री दंग रह गया जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा, महाराज, महारानी जी महल से गायब हो गई है। तो मंत्री बना राजा जोर से चिल्लाया, तुम ये क्या कहते हो? तब एक दासी ने थरथर कांपते हुए बताया कि ये सच है महाराज। दासी की बात सुनकर मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी मोहिनी के साथ एक दासी भी, जो उनकी बहुत करीबी दासी थी, वो भी उनके साथ चली गई है और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहां मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और सारे राज्य का कोना कोना छान मारो। आज के आज रानी को ढूंढकर राजमहल में वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ये मुनादी करवा दी जाए कि जो भी रानी मोहिनी को ढूंढकर राजमहल वापस लाएगा, हम उसे मनचाहा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और उसके बाद महारानी को ढूंढने के लिए राज्य में चारों ओर दूत फैल गए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। राज्य में सारे मंदिर और धर्मशालाएं, बाग, बगीचे, तालाब और कुएं छान डाले गए, लेकिन रानी मोहिनी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें चारों ओर ढूंढते हुए सुबह से दोपहर हो गई और फिर दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शीशपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। कहीं रानी मोहिनी को मेरे बदले हुए रूप का राज पता तो नहीं चल गया।
उसे ये सोचकर तसल्ली मिली कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब रानी मोहिनी को कैसे पता चल सकता है? जब ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो फिर रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी मोहिनी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसे चुपके से उठकर राजमहल से कहां चली गई? इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे घेर लिया था। उसकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। राजा बना मंत्री शीशपाल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लगा था कि मानो उसकी सोची हुई सारी योजना कामयाब हो गई थी। लेकिन यहां तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना फेल होती हुई नजर आ रही थी। इसी तरह से पूरे राज्य में चारों ओर कई दिनों तक बड़े जोरशोर से रानी मोहिनी की तलाश चलती रही, लेकिन रानी और उसकी दासी दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला। राजा बने हुए मंत्री शीशपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी मोहिनी और दासी सो रही थी, तभी उनके आसपास कुछ हलचल होने की वजह से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों ही आदमखोर आदमियों के घेरे में घिरी हुई हैं। उन्हें देखकर वो दोनों ही संकट में पड़ गई। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और फिर दोनों एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गई। वो आदमखोर आदमी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे चाहते थे कि पहले उन्हें सेहतमंद और तगड़ा किया जाए और फिर उनका मांस खाया जाए। उनके सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया कि इन्हें अपनी गुप्त जगह पर लेकर चलो। सारे सेवक तालियां बजाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और दासी दोनों ही बेहोश थी। उन्हें एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमखोर अपनी अपनी जगह मस्त हो रहे थे। किसी को भी अपनी सुध नहीं थी। सभी आदमखोर आदमियों ने नशा कर रखा था और हर आदमी को ताजा मांस मिलने की बहुत खुशी थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने को मिलना था। उन आदमखोरों का ये नियम था कि पहले अपने पकड़ में आए हुए शिकार को खूब खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और फिर उसके बाद उसे देवी मां के सामने बलि पर चढ़ा दिया जाए। बलि देने के बाद देवी मां के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर जो बाकी बचा हुआ शरीर होता है, उसको गिरोह के सभी आदमियों में बांट दिया जाता है। इस काम को पूरा करने के लिए गिरोह का सरदार ही सब कुछ किया करता था। बलि होने वाले पुरुष या महिला को पहले अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता था। उसकी खूब सेवा की जाती थी। उसे खूब कड़ी निगरानी में रखा जाता था। अब तक उन दोनों को भी होश आ चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर रानी मोहिनी बहुत परेशान और दुखी थी। जब से रानी को यह पता चला था कि ये लोग उन दोनों की देवी मां के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि अब उनके जीवन का अंत होने जा रहा है। रानी मोहिनी को यह भी पता नहीं था कि इस समय मैं कहां हूं और उनके पति महाराज चंद्र प्रताप कहां है। महारानी तो ये सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहां आकर मैं भी इन आदमखोरों के बीच में घिर गई हूं। लगता है मेरी किस्मत भी मेरे साथ नहीं है। हे भगवान, मुझे पता नहीं मेरे पति राजा चंद्र प्रताप मुझे कब मिलेंगे। मुझे तो ये भी पता नहीं इस समय वो किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। उधर सांप का शरीर धारण किए हुए राजा चंद्र प्रताप मंत्री शीशपाल से दूर होकर बहुत गुस्से में जमीन पर अपना फन पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छिपकर बैठ गया। वो मन ही मन बहुत दुखी था। आज ही कोसों पैदल चलने से वो बहुत थक गया था और मन ही मन अपने उस दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था। लेकिन वो बहुत ही लाचार था। वो अपने इस हाल में कुछ कर भी नहीं सकता था। बरगद के पत्तों के नीचे घास में छिपकर बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वो वहां जाकर उस दुष्ट मंत्री को काटकर मार दे,
लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि इस तरह मारने से मंत्री शीशपाल की आत्मा, जो अभी उसके शरीर में है, वो आत्मा तो उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन काटने की वजह से उसका शरीर भी जहरीला हो जाएगा और फिर उसकी आत्मा उसके अपने शरीर में कभी नहीं जा सकेगी। इसका नतीजा ये होगा कि ना तो वो सांप के शरीर में रह सकेगा और ना ही उस नीच के शरीर में। उसे बिना किसी शरीर के ही इधर उधर भटकना पड़ेगा। उसने मंत्री शीशपाल को डसकर मारने का विचार इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसे ये भी विचार आया कि इस समय रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वो काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि अब वो आगे क्या करे। वो अपने आप से ही सवाल करता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने ये फैसला लिया कि अब जो कुछ भी होगा उसको सहने में ही भलाई है। तभी राजा चंद्र प्रताप को रानी मोहिनी की याद आ गई और वो परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा कि अब रानी का क्या होगा। मन में रानी का विचार आते ही राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी। उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने उसी समय अपना सांप का शरीर वही छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी मोहिनी को सब कुछ बताते हुए जैसे सावधान कर दिया था, ताकि वो तुरंत राजमहल छोड़कर वहां से कहीं दूर जल्दी से जल्दी निकल जाए और अपने सुहाग की रक्षा करे। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपनी आत्मा सांप के शरीर में डाल दी और सांप का शरीर धारण कर लिया। अब वो उसी जगह पर बरगद के पेड़ के नीचे घास और पत्तों के ढेर में छिपकर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन रात में क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों के ढेर में से अपना सिर धीरे से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ हल्का सा उजाला था। उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसका मन नहीं हो रहा था। उसने वापस अपना सिर पत्तों के ढेर में छिपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। उसके लिए समय का एक एक पल पहाड़ जैसा बीत रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर दिन निकल आया। घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की उसने तरह तरह की आवाजें सुनी। राजा चंद्र प्रताप हर पक्षी की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उनकी आवाजें सुनकर राजा को मन ही मन बहुत खुशी हुई। वो कान लगाकर ध्यान से पक्षियों के चहकने की आवाजें सुन रहा था। उन्हीं आवाजों के बीच उसे अचानक एक तोते की आवाज सुनाई दी। वो तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना? कितना पुण्य करने वाला राजा है। तुझे क्या बताओ कि कल उसके राज्य में कितने धूमधाम से त्योहार मनाया गया। सबको खूब दान दिया गया। त्योहार पूरा हो गया तो हजारों पक्षी वहां इकट्ठा हुए थे। वहां आए हर पक्षी को उसकी इच्छा के अनुसार दाना पानी मिला। कल ही तो हम सब वहां से खा पी कर लौटे हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे तोते ने अचंभे में भरकर कहा, अच्छा। इसके बाद पहले तोते ने फिर से कहना शुरू किया कि हाँ यार, लेकिन दो तोते बड़े ही कपटी निकले। वे अपने सब साथियों को पीछे छोड़कर खुद आगे चले गए। उसके बाद हम सब ने भी तय कर लिया कि उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए हमने उन दोनों का पीछा किया। एक तोते ने तो माफी मांग ली, पर दूसरा तोता थोड़ा अकड़ू स्वभाव का था। उसने माफी का एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब ने मिलकर उस तोते की खूब बुरी हालत की और अब वो घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने दया से भरकर कहा, अरे अरे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस तोते का क्या हाल है और वो इस समय कहां है? उस तोते ने कहा, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। वो देखो सामने की डाल पर कैसे घायल हालत में पड़ा है। उस तोते ने दूसरे तोते के सामने की डाल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरे तोते ने अपनी नजर घुमाकर उस डाल की तरफ देखा, जहां वो घायल तोता दर्द से बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसका सारा शरीर पेड़ की डाल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उस घायल तोते के पंख जगह जगह से टूटे हुए थे
और बचे खुचे पंखों पर लाल लाल धब्बे नजर आ रहे थे। उस तोते की ऐसी हालत देखकर सुनने वाले तोते ने दुख जताते हुए कहा, अरे ये तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अपना दम तोड़ना चाहता है। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है। देखो शिकारी खुद ताक में बैठा है। वो अभी इसे अपने जाल में समेट लेगा और इसे कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। उन्होंने अपने मुंह अपने पैरों में छुपा लिए। उनकी ये सारी बातें सांप का शरीर धारण किए राजा चंद्र प्रताप सुन चुके थे। उसने धीरे से अपना फन ऊपर उठाकर उस डाल की तरफ देखा, जहां वो घायल तोता दर्द से बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। उसके मन में तेजी के साथ एक विचार आया कि कितना अच्छा भोजन मिला है, मजा आ गया। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में दूसरा विचार आ गया कि ये घायल तोता मरने वाला है, इसलिए तोते को अपना भोजन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना इसके मरते ही मैं सांप के शव से अपनी आत्मा को निकालकर इस तोते के शरीर में डाल दूं। उसने ध्यान रखा और जैसे ही तोते की मौत हुई तो उसने वैसा ही किया। उसने अपने उस सांप के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा तोते के शरीर में डाल दी। उसी समय दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वो तोता डाल पर से नीचे गिरा और नीचे गिरते ही वो शिकारी के जाल में फंस गया और जोर से फड़फड़ाने लगा। अब वो जख्मी तोता शिकारी के जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसके पंजे जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। उसके फड़फड़ाने से जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को अपने जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वो उस बड़े तोते को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, आज तो मुझे एक बहुत अच्छा शिकार मिला है। घर जाते ही मेरी पत्नी भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उस शिकारी ने झट से अपना जाल समेटा। इतने में उसकी नजर एक बड़े डरावने मरे हुए सांप के ऊपर गई। शिकारी उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना जाल कंधे पर डाला और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वो वहां से बहुत दूर जाकर रुका और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांप अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। वो बुरी तरह से हांफने लगा। घर पहुंचकर उसने कंधे से अपना जाल उतारकर एक तरफ पटक दिया। उस जाल में फड़फड़ाते हुए तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उस शिकारी की पत्नी ने जल्दी से उस तोते को जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने जंगल का सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, मैंने रात में ही जंगल में अपना जाल बिछा दिया था और इस तोते को पकड़ लिया। जैसे ही मैं अपना जाल समेटकर वहां से चलने लगा तभी मेरी नजर वहां से थोड़ी दूरी पर पड़े एक भयानक सांप पर पड़ी। आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। ये तो अच्छा हुआ कि वो सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा वापस घर नहीं लौटता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वो कहने लगी कि हे भगवान, ये तो सचमुच भगवान की ही कृपा थी जो आप ठीक ठाक घर पहुंच गए। शिकारी बोला, अरे मैंने देखा ना सुना। जल्दी जल्दी अपना जाल खोला और तोते के साथ जैसे तैसे जाल को अपने कंधे पर डालकर वहां से भाग निकला। अभी भी वो बात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिकारी की पत्नी ने कहा कि रोंगटे खड़े होने वाली तो बात है, मेरा तो सांप को देखते ही दम निकल जाता है। कुछ देर वो रुकी और कहने लगी, ये तोता तो काफी बड़ा है, आज तो मजा आ जाएगा। उसके थोड़े समय बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। फिर उसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में अपना हाथ डाला। उसी समय वह तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे तुम मत मारो, मत मारो, तुम पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी तोते की बातें सुनकर बहुत हैरान था। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी तोते को इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना था।
उसका हाथ वही का वही रुक गया। शिकारी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उस तोते को देख रहा था। उस शिकारी ने झट से तोते के पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और तोते की कही हुई सारी बातें उसने अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बात सुनते ही उसकी पत्नी को बड़ा अचंभा हुआ। वो शिकारी से कहने लगी, ये आप क्या कहते हो? क्या सच में इस तोते ने ऐसा बोला है कि वो हमें मालामाल कर देगा? शिकारी की पत्नी की आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने कहा, हां, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। शिकारी की ये बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। शिकारी अपनी पत्नी से बोला, ऐसा लगता है कि जैसे ये तोता कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी या पंडित है। पता नहीं किसके श्राप से ये पक्षी के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी, इसमें कोई ना कोई राज तो जरूर है। इसके बाद कुछ सोचते हुए शिकारी ने अपना फैसला सुना दिया कि हमें उस तोते को मारना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ और उस तोते के जख्मों की मरहम पट्टी का इंतजाम करो। वो बहुत जख्मी है। इसके बाद वो शिकारी तोते के जख्मों के लिए लेप का सामान लाने के लिए घर से बाहर चला गया। शिकारी ने उस तोते के जख्मों पर लेप लगाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में ही वो तोता ठीक हो गया। शिकारी की पत्नी उस तोते को बड़े प्यार से रखती, उसे रोज समय पर दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने तोते का राज जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई तुम पक्षी रूप में हो, फिर भी तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हो। तोते के शरीर में तुम कौन हो? उस समय शिकारी की पत्नी भी वहीं पर पास में ही बैठी हुई थी। उसे भी तोते का जवाब सुनने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही थी। शिकारी भी सांस रोककर तोते के उत्तर का इंतजार करने लगा। तोते ने एक लंबी और ठंडी सी सांस भरी और शिकारी से बोला, भाई, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। तुम मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घावों को ठीक किया है। तुम्हारा ये एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। शिकारी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो उस तोते से बोला, तुम कुछ तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तोता कहने लगा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही झेलने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है तब तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरे इन दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी ने तोते से बड़े बेचैन होकर पूछा, कैसे दुख? ये तुम किन दुखों की बात कर रहे हो? तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी की उत्सुकता को देखकर तोता बने हुए राजा ने अपना सारा किस्सा उसे सुनाया। उसने शिकारी को बताया कि वह एक राजा है और किस प्रकार से वो अपने मंत्री के धोखे के कारण एक तोता बन चुका है। उसकी आप बीती सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले कि महाराज, ये एक गरीब की झोपड़ी है। हमें दुख है कि आपको ये दिन भी देखने पड़े। महाराज, आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो बोला, मुझे यहां कोई दुख नहीं है, मैं यहां खुश हूं। लेकिन हां, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर राज्य के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास करो कि मैं वापस राजा बनते ही तुम्हें जागीर दे दूंगा और अपने राज्य में आराम के साथ रखूंगा। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। महाराज, हम कल सुबह होते ही यहां से चंद्रपुर राज्य की ओर चल पड़ेंगे और कल शाम होने तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तोते ने खुश होते हुए कहा, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुर पहुंच गया। उसके एक हाथ में तोते का पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक अनोखा तोता। इस तोते के मुंह से हर लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी तोता, कीमत केवल 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग
इकट्ठा होने लगे। उन्हें बड़ा अचंभा हो रहा था। ये ऐसा कैसा तोता है जो हर लड़ाई झगड़े के भी फैसले कर दे। सब अचरज से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे ये बात फैलती हुई चंद्रपुर के राजा के कानों तक जा पहुंची। चंद्रपुर के राजा शीलभद्र ने तुरंत अपने सिपाही भेजकर उस शिकारी को अपने महल में बुला लिया। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रखा और हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा कहने लगा, शिकारी, हमने सुना है कि तुम्हारा ये तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है। शिकारी ने कहा, जी महाराज, ये बात सच है। महाराज, आप खुद ही आजमा कर देख लीजिए। राजा शीलभद्र ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि ये बड़ा पंडित और ज्ञानी है। शिकारी ने कहा, यह भी सच है महाराज। राजा ने शिकारी से पूछा, तुम इस तोते की कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गरीब हूं माई बाप, आप जो भी देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूंगा। राजा शीलभद्र ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देते हैं। यह सुनकर शिकारी दंग रह गया। सोने की 10 मुद्राएं, वो भी एक साथ। उसकी आंखों में कितने ही मीठे सपने तैरने लगे। राजा ने कहा, लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कड़ा दंड देंगे। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा शीलभद्र ने कहा, तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करा देते हैं। तुम 2-3 दिनों तक हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। 3 दिनों के बाद हम तुझे जाने की आज्ञा दे देंगे। शिकारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने एक सेवक से शिकारी को अपने साथ ले जाने को कहा। वो सेवक उसे लेकर एक तरफ चल दिया। उस तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़े खंभे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के अचानक शांत होने की सूचना मिली। राजा सुनकर चकरा गए कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर से खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इन खुशियों का श्रेय शिकारी के उस तोते को दिया। अब राजा शीलभद्र को यह विश्वास हो चला कि जब से ये तोता हमारे राजमहल में आया है, अपने साथ खुशियां लेकर आया है। तीसरे दिन राज दरबार में एक अजीब झगड़ा पेश हुआ। 4 रुई के व्यापारी थे। उनका रुई की गांठों का एक बड़ा गोदाम था। चारों व्यापारियों की व्यापार में बराबर की हिस्सेदारी थी। उन चारों व्यापारियों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वो बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से रखवाली करती। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर आपस में बांट लिया था और हर व्यापारी उनमें से एक पैर का अपने आप को मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया और वो कहने लगा कि महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर को चोट लग गई। उस पैर का मालिक मैं था। मैंने उस पैर पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी और बिल्ली वही हमारे पास बैठ गई। ठंड का समय था। आग तापने के लिए मिट्टी की अंगीठी में हमने कोयले भर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई अपनी पूंछ हिला रही थी। हम चारों अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का वह पैर जिस पर पट्टी बंधी हुई थी आग की चपेट में आ गया। शायद अपने शरीर को पंजे से खुजलाते समय उसका जख्मी पैर आग की चपेट में आ गया और आग की चपेट में आने से उसका वह जख्मी पैर जलने लगा। दर्द और दुख से तड़पते हुए वो गोदाम में इधर उधर भागने लगी। वो बिल्ली जहां जहां से गुजरी वहां वहां की रुई की गांठें आग पकड़ती गई। इस तरह सारे गोदाम में आग भड़क गई और सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण तीनों व्यापारी अब मुझ पर सारे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों व्यापारियों का यह कहना है कि बिल्ली के उस पैर का मालिक मैं था, इसलिए उस सारे नुकसान की भरपाई मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही तीनों व्यापारी एक साथ उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज,
हमारी मांग ठीक है। महाराज यही उस पैर का मालिक था। इसी ने बिल्ली के उस पैर पर पट्टी बांधी थी और उसी पट्टी के कारण गोदाम में आग लगी। अगर पैर में पट्टी ना बंधी होती तो गोदाम का माल इस तरह से जलकर खाक ना होता। इसमें हम तीनों का क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने भी महाराज से विनती करते हुए कहा, महाराज, आप ही खुद फैसला करिए। ये इन तीनों का मुझ पर अन्याय होगा। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उससे समान रूप से प्यार करते थे। वो हम चारों की मिली जुली संपत्ति की रखवाली करती थी। सीधी सीधी बात है महाराज, हमने आज तक व्यापार से होने वाला लाभ बराबर बांटा है। उसी तरह इस घाटे का भी हम चारों में बराबर बराबर बंटवारा क्यों ना किया जाए? उन चारों की बातें सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी की बात ठीक और तर्क वाली लग रही थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने अपने तर्क को मजबूत कर रहे थे। अब उन चारों के झगड़े का क्या फैसला हो? तीनों व्यापारी बोले, महाराज, अब आप ही फैसला करिए। चौथे व्यापारी ने भी वही बात की कि महाराज, अब इसका फैसला आपको ही करना होगा और आपका ही फैसला माना जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार नजरें टिकाए हुए राजा की तरफ देख रहा था। राजा शीलभद्र को अचानक कुछ सूझा। उनके पीछे जो एक सेवक खड़ा था, उन्होंने उसे तोते का पिंजरा लाने के लिए कहा। राजा शीलभद्र ने सोचा कि ये तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेकर देख लेनी चाहिए। देखते हैं कि वो तोता इस उलझे हुए मामले में कैसा फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह ये मेरा प्यारा तोता तुम लोगों के इस झगड़े का न्याय करेगा। इस तोते का न्याय चारों व्यापारियों और दरबारियों को मानना होगा। इस प्रकार उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। ये कहकर राजा शीलभद्र तोते की तरफ देखने लगे। वो सेवक तोते के पिंजरे को उठाकर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबार को वो तोता दिखाई दे सके। दरबार में उपस्थित हर आदमी सांस रोककर फैसला सुनने के लिए बेचैन हो गया। तोते ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी तब तक रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, पर उसकी वो जलती हुई पट्टी उस समय हुए नुकसान का कारण बनी। ये कहकर तोता बोलते बोलते कुछ रुका और फिर बोला कि अब सोचना यह है कि बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। साफ जाहिर है कि चोट लगे हुए और जलते हुए पैर से तो वो बिल्ली थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी। जब वो बिल्ली अपने जलते हुए पैर से थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी तो उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया? अब आप इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सोचें। इतना कहकर वो तोता रुक गया। वहां उपस्थित सब लोग अचरज से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और धीरे धीरे सभी आपस में बातें करने लगे। वो तोता थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यानपूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी को गोदाम में रखी हुई रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही बिल्ली को उस जलती हुई पट्टी के साथ पूरे गोदाम में यहां से वहां और वहां से यहां ले गए होंगे। इससे यह साफ होता है कि सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का वो जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वो 3 सही सलामत पैर है। इसलिए चौथा व्यापारी व्यापार में हुए पूरे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। तोते का फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के मुख से यही बात निकल रही थी कि तोते ने कितना अच्छा न्याय किया है। तोते के इस न्याय से राजा शीलभद्र भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा समाप्त हो गई। सब लोग दरबार से उठकर चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्न जड़े खंभे पर टंगा हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोते की प्रशंसा कर रहे थे। अचानक राजा शीलभद्र ने तोते से कहा, हे शुकदेव, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे महल में आया है
मेरे राज्य में चारों ओर सुख शांति का राज्य स्थापित हो गया है। तू पूर्व जन्म में कौन था और तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे मिला? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। हे शुकदेव, तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। सोने के पिंजरे में बंद उस तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू के गिर गए। उसने राजा शीलभद्र को अपनी सारी हकीकत कह सुनाई। उस तोते की कहानी सुनकर राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से तड़पने लगे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य! आज एक राजा दूसरे राजा के यहां पिंजरे में बंद है। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज, ये सब भाग्य का खेल है। राजा शीलभद्र ने कहा कि हमें बहुत दुख है राजा चंद्र प्रताप, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। राजा चंद्र प्रताप ने दुख जताते हुए कहा, महाराज, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलवा दें तो मैं समझूंगा कि धरती का सारा सुख मैंने प्राप्त कर लिया है। राजा शीलभद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही महारानी को ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजता हूं। ये कहकर राजा शीलभद्र ने तोता बने हुए राजा चंद्र प्रताप को धीरज बंधाया। राजा शीलभद्र की बात सुनकर तोता बना हुआ राजा बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। कितने ही दिनों से उसने रानी मोहिनी की सूरत नहीं देखी थी। वो सोच रहा था, पता नहीं इस समय रानी मोहिनी कहाँ होगी और वो किस हाल में होगी और इस मुश्किल समय में वो क्या कर रही होगी। ये ख्याल आते ही तोता बने हुए राजा के मन में मंत्री शीशपाल के प्रति गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। उसी दुष्ट ने हम दोनों राजा और रानी को नदी के 2 किनारों की तरह अलग अलग कर दिया है। उसी शाम को राजा शीलभद्र के दूत रानी मोहिनी की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। राजा शीलभद्र ने खुश होकर उस शिकारी को बड़ा इनाम देकर महल से विदा किया। शिकारी ने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने उसे कहा था कि वो उसे मालामाल कर देगा। तोते ने तो सच में मुझे मालामाल कर दिया। ये देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा के सभी सिपाही बहुत तेजी से रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। राजा शीलभद्र के सैनिक रानी मोहिनी को ढूंढने के लिए पहाड़, जंगल और राज्य के चप्पे चप्पे में बिखरे हुए थे। उधर जंगल में सभी आदमखोर बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी मां के सामने 2 स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी मां को 2-2 बलि चढ़े। इसलिए सभी आदमखोर आज के दिन को बड़ा ही भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी को वे एक त्योहार की तरह बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। रानी और दासी को उन आदमखोरों ने गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजाया और उसके बाद उन्हें गाजे बाजे के साथ देवी मां के मंदिर में ले गए। रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थी। सभी आदमखोर उन दोनों को घेर कर काफी देर तक नाच गाना करते रहे। जब सभी आदमखोर खूब नाच गाकर थक गए, तब उन्होंने रानी मोहिनी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी मां का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। उन दोनों को वहां बिठाकर वे उनके शरीर को छेदने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी परंपरा थी कि पहले वे तीरों से बलि को घायल कर देवी मां को बलि चढ़ाते थे। तीरों से छेदने से पहले उन्होंने अंतिम बार अपनी देवी मां की आराधना करते हुए कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने फिर से नाचना गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उनका नाच गाना समाप्त हुआ तो उनके सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में से आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और उन दोनों पर तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी मोहिनी और दासी अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ।
तेज रफ्तार से एक विशाल पक्षी आकाश की ऊंचाइयों से तेजी से नीचे आया और उसने एक झपट्टे से रानी और दासी को अपने पंजे से उठा लिया और ऊपर आकाश की ओर उड़ गया। सरदार और सभी आदमखोर देखते ही रह गए। वे सब घबराकर इधर उधर देखने लगे और वहां से भागने लगे। वे सोचने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ। देवी मां की बलि चली गई। अब देवी मां हम पर जरूर क्रोध करेगी। इस डर से वे जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप गए। उड़ते हुए भयंकर पक्षी, जो कि एक गिद्ध था, वो काफी देर बाद एक टापू पर उतरा, समुद्र के किनारे। वहां टापू पर उस पक्षी ने अपने पंजों को ढीला किया और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। वो दोनों ही बेहोश हो गई थी। फिर वो विशाल पक्षी जोर जोर से चीखने लगा। वो चीख कर अपनी मादा पक्षी को बुला रहा था। उसके चीखने का मतलब था कि अच्छा भोजन मिलने की खुशखबरी है। चीख कर वो विशाल पक्षी अपनी मादा तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था। मादा पक्षी भी भोजन की तलाश में कहीं दूर निकली हुई थी। गिद्ध ने काफी देर तक मादा पक्षी के आने का इंतजार किया, परंतु उसका मीलों दूर तक कोई पता नहीं था। नर पक्षी को चिंता हुई और वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं मेरी मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो वो रानी और दासी को वहीं छोड़कर मादा पक्षी की तलाश में वहां से उड़ गया। समुद्र शांत था। समुद्र की लहरों का पानी टापू के किनारे तक आकर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद रानी मोहिनी और दासी को होश आया। पूरी तरह से होश में आने के बाद वे दोनों अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाकर बहुत घबरा गई। घबराकर उन्होंने इधर उधर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर नाचते गाते आदमखोर कहीं पर नजर नहीं आए। उनके सामने केवल पानी ही पानी था। अचानक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी बांधे हुए देखती रही। जहाज धीरे धीरे उनके काफी नजदीक आ गया। मदद के लिए उन दोनों ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया और हाथ ऊंचा करके अपने पल्लू को फड़फड़ाती रही, ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख लें और उनकी मदद के लिए वहां चले आएं। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर चली गई। उन्होंने जहाज पर बंधी एक छोटी सी नाव को पानी में उतारा और उन दोनों को लाने के लिए आदमियों को भेज दिया। उस नाव के आते ही रानी और दासी उसमें बैठ गई। नाव में बैठकर वो जहाज तक जा पहुंची। जहाज के कप्तान के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी घटनाएं उसे कह सुनाई। जहाज का कप्तान बहुत दयालु आदमी था। उसने उन्हें धीरज बंधाया और खाने के लिए खाना दिया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम से सो गई। उन दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी जान आदमखोरों से बच गई है। जहाज में सामान लदा हुआ था और वह जहाज चंद्रपुर राज्य की राजधानी की ओर जा रहा था। रानी मोहिनी और दासी जब सोकर उठी तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं अब हम कहां जाकर पहुंचेंगे और आगे उनका क्या हाल होगा। रानी मोहिनी सोच रही थी कि भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया। कितनी बार वो मौत की चंगुल से बची है, पता नहीं आगे उनकी तकदीर में और क्या क्या लिखा हुआ है। रानी सोचने लगी पता नहीं राजा पर क्या बीत रही होगी, वो कहां होंगे और किस हालत में होंगे। राजा की याद आते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, महारानी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो अब थोड़ी हिम्मत और रखिए। हमें इस समय हिम्मत रखने की बहुत जरूरत है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर कृपा है, तभी तो हम कितने संकटों से बच गए और आगे भी भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। रानी ने दासी से कहा, वो तो ठीक है, पर दुख की भी तो कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। ये कहकर रानी रोने लगी। दासी ने कहा, रानी साहिबा आप भरोसा रखिए, जिसके कारण आप पर ये मुसीबतें आई है, भगवान उन्हें जरूर दंड देगा। जब दासी ने रानी को ऐसा कहकर
धीरज बंधाया कि आप निर्दोष हैं, तो रानी दासी से कहने लगी, मैं क्या करूं? महाराज से बिछड़ना मुझसे नहीं सहा जाता। महाराज की याद में मेरा तन मन फटा जा रहा है। दासी ने कहा, महारानी, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह भगवान महाराज की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी, आप रोइए मत, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे तो रानी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन उनका जहाज चंद्रपुर राज्य के तट पर जा पहुंचा। जहाज के कप्तान ने रानी मोहिनी और उसकी दासी को राजा शीलभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा शीलभद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा शीलभद्र ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन है और क्या चाहती है? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये दोनों एक टापू में घिरी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। जब हमारा जहाज उस टापू के पास से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें मुसीबत में घिरा हुआ देखा। उस टापू के चारों ओर पानी ही पानी था। जमीन के छोटे से टुकड़े पर ये दोनों बेसहारा स्त्रियां किसी मदद की राह देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें अपने जहाज में सहारा दिया और उसके बाद अपने साथ यहां ले आया। महाराज, अब इन्हें आपकी शरण चाहिए। इन दोनों की कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। वे देखने में किसी ऊंचे घर की स्त्रियां नजर आती थी। राजा शीलभद्र ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो और टापू पर कैसे पहुंच गई? रानी की आंखें भर आई। रानी मोहिनी सिर नीचे किए हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुखियारी हूं। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई ठिकाना मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से उनकी हालत खराब बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत और उनकी स्थिति को समझ गए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें महल के भीतर पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से भीतर ले गए। जनाना खाने में चलते चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की तारीफ की। कुछ देर बाद एक दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल खराब कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं को लूटपाट कर ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत मदद ना मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा ये खबर सुनते ही गुस्से से लाल हो गए। उनके हाथ की मुट्ठियां कस गई और राजा आग बबूला होते हुए बोले, मेरे राज्य में दुष्टों की ये हिम्मत की वे दिन दहाड़े घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। राजा शीलभद्र ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी है उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उनको सही सजा मिलनी चाहिए। ये कहकर राजा शीलभद्र चिंता में भरकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब राजा शीलभद्र अपने कमरे में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां शरण दी है और उसके थोड़ी देर बाद ही मुसीबत की सूचना मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ मुसीबत लेकर आई है। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। ये कहकर राजा शीलभद्र परेशान सा अपने कमरे में टहलने लगा। सोने के पिंजरे में बैठा तोता चुपचाप देखता रहा। तोते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कहा जाए। वो केवल इतना ही बोला, महाराज, बेकार में चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
कोई किसी के लिए मुसीबत नहीं लाता। होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने भी उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। राजा शीलभद्र उसी तरह से चिंता में डूबे अपने कमरे में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोते की कही हुई बात उन्हें अच्छी ना लगी हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी मोहिनी ने राजा के पास एक पत्र पहुंचाया जिसमें लिखा था कि महाराज, आपने हमें शरण दी है। इस मुसीबत के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब इस तरह यहां पर खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले ही काफी दास दासियां हैं। हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें भी इनमें से ही एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, पर फिर अचानक ख्याल आया कि ये अच्छा मौका है जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखभाल की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बचाते ही वो चीजों पर हाथ साफ करने से नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को आज ये अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी बना दिया और पुरानी दासी गोमती को काम से हटा दिया। काम से हटाया जाना दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये दासी नहीं आती तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो मन ही मन रानी मोहिनी, जो दासी बनी थी, उससे बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी मोहिनी हमेशा की तरह उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो। ना तुम हंसती हो और ना ही बोलती हो। चलो आओ हम थोड़ा बाग में घूम कर आएं। काफी दिनों से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं निकली हूं। रानी मोहिनी ना चाहते हुए भी राजकुमारी अरुणा के साथ चल दी। इस दौरान दासी गोमती ने उन्हें बाहर जाते हुए देख लिया। वो तो पहले से ही ऐसे ही किसी मौके की ताक में थी। उसके बाद वो तुरंत ही राजमहल के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन उसने पहरेदार से कहा कि मुझे राजा से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है। उसकी बात सुनकर पहरेदार ने दासी गोमती को महल के अंदर जाने की इजाजत दे दी। इस तरह वह राजमहल में दाखिल हो चुकी थी। वो चुपचाप छिपती छिपाती हुई राजकुमारी अरुणा के कमरे में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी का रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया और छिपती छिपाती फिर से महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कमरे में रत्न जड़ित कंगन गायब पाया। जल्दी ही ये बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में हलचल मच गई। सभी दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। शाम होते होते ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी मोहिनी के ऊपर ही गया कि हो ना हो कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों स्त्रियों के राजमहल में कदम रखते ही बुरी खबरें मिलनी शुरू हो गई थी और अब महल में ये दूसरी बुरी घटना घट गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी कि इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये दोनों यहां आई है। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। राजा की आज्ञा मिलते ही रानी मोहिनी और उसकी दासी को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। भारी अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। अपने भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और उसकी दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस रास्ते से वो कुछ दिन पहले चलकर आई थी। रानी मोहिनी और उसकी दासी के महल से निकलने से थोड़ी देर बाद ही राजा शीलभद्र को एक सैनिक ने खुशी की खबर सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा के अनुसार उन उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा शीलभद्र
इस समाचार को पाकर बहुत खुश थे। उधर पहरेदार के भेजे हुए आदमियों ने राजकुमारी अरुणा के कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और गोमती को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो दासी गोमती है, तो राजा शीलभद्र को अपने किए गए फैसले पर बहुत दुख हुआ। राजा शीलभद्र ने तुरंत ही रानी मोहिनी और उनकी दासी को ढूंढने के लिए चारों ओर अपने सैनिक दौड़ा दिए और उन्हें आज्ञा दी कि वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उन्हें बुलाकर राजमहल में वापस लाओ। आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिक चारों तरफ दौड़ पड़े। काफी खोजने के बाद राजा के सैनिकों ने उन दोनों को खोज निकाला और वापस उन्हें राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी मोहिनी और उनकी दासी ने उनके कमरे में अपना कदम रखा, वैसे ही राजा खुद आगे बढ़े और शर्म से अपना सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने बिना कारण ही तुम्हें दोषी समझ लिया और तुम्हारे मन को बहुत चोट पहुंचाई। तुम्हारे इस अपमान के लिए मुझे सच में बहुत पछतावा है। राजा की बातें सुनते ही रानी मोहिनी की आंखों में सचमुच आंसुओं की झड़ी लग गई। उस समय वो तोता भी उसी कमरे में था। सोने के पिंजरे में बंद तोते की नजर जब रानी मोहिनी पर पड़ी तो उसका हृदय तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। वो जोर जोर से चीखने लगा। शुकदेव रह रहकर पिंजरे पर अपनी चोंच मार रहा था। अचानक राजा शीलभद्र और रानी मोहिनी का ध्यान उस पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर राजा अचंभे में भर गया। उसे बड़ा धक्का सा लगा कि उसके प्यारे तोते को आज क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है शुकदेव? आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? आज मैं तुम्हारे एक एक पंख में ये कैसी घबराहट देख रहा हूं। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज, ये मेरी रानी मोहिनी है। मेरे लिए ये कैसा अनोखा मेल है। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। शुकदेव की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरानी से कभी शुकदेव को तो कभी रानी मोहिनी को देखने लगा। रानी मोहिनी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके मुंह से अचानक निकला, महाराज, आप यहां कैसे? मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा अनोखा मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को प्रणाम किया और उनसे बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रहीं। आपको खोजते खोजते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खूब खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें भी खाई। हम एक तरह से निराश हो चली थी, पर आपसे दोबारा मिलना लिखा था, जो अब पूरा हो गया। वाह रे, भाग्य का खेल, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? और बाद में रानी का गला भर आया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट गए थे। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वो वास्तव में एक रानी है। इस सच्चाई का पता चलते ही वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच ये बड़ा ही भावुक दृश्य था। इसके बाद राजा शीलभद्र ने रानी मोहिनी के रहने का प्रबंध उसी राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोते का पिंजरा राजा शीलभद्र के कमरे से उठाकर रानी मोहिनी के कमरे में पहुंचा दिया गया। रात में बहुत देर तक राजा चंद्र प्रताप और रानी मोहिनी के बीच बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां रहे, उन पर क्या क्या गुजरी, उन्होंने उन सभी बातों का जिक्र किया। अब वे दोनों आगे का उपाय सोचने बैठ गए, पर उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें और क्या ना करें। उस दुष्ट मंत्री शीशपाल से बदला कैसे लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारियों में जुट गए थे। जगह जगह से राजा, महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। महल के सभी लोग उनकी सुख सुविधा
और ठहराने आदि का प्रबंध करने में व्यस्त थे। स्वयंवर के मंडप को खूब सजाया गया था। राजमहल की सजावट देखते ही बनती थी। महल के सभी दास दासियों को पल भर की भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। रानी मोहिनी जानती थी कि दूर दूर के राज्यों से सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आएंगे। एक रोज रानी मोहिनी ने तोता बने राजा चंद्र प्रताप से यही बात छेड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो दुष्ट मंत्री शीशपाल भी स्वयंवर में भाग लेने जरूर आएगा। तोते ने उत्तर दिया, महारानी, हो सकता है वो स्वयंवर में आए, पर यह जरूरी भी नहीं है, और यह भी हो सकता है कि वो राजकुमारी के स्वयंवर में ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहां आना जरूरी है। अगर वो यहां नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई योजना अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी, तुमने क्या सोचा है? क्या अधूरा रह जाएगा? तोता बने हुए राजा बेचैन होकर कहने लगे, मुझे बताओ। रानी मोहिनी कहने लगी कि मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त रखें कि वो उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। अगर राजा शीलभद्र की ओर से ये ढिंढोरा पिटवा दिया जाए तो मेरा मन कहता है कि मंत्री शीशपाल इस स्वयंवर में जरूर आएगा और भाग लेगा, क्योंकि उसे ये विद्या आती है। अब यह काम तुम्हारा है कि तुम राजा शीलभद्र को किसी तरह से इस बात पर राजी कर लो ताकि मेरी ये योजना पूरी हो सके। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे भरोसा देते हुए कहा कि अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजा शीलभद्र ठीक वैसा ही करे जैसा तुम चाहती हो। रानी मोहिनी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मैं संभालूंगी। दूसरे दिन तोता बने राजा ने राजा शीलभद्र को उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर घोषणा करवा दी गई कि राजकुमारी अरुणा उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी विद्या के मंत्र आते हैं। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा, महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी अरुणा वहां आई नहीं थी। मंडप के एक तरफ देखने वालों की भारी भीड़ थी। एक अधिकारी ने खड़े होकर आए हुए राजा, महाराजा और राजकुमारों का स्वयंवर में आने के लिए धन्यवाद किया और स्वयंवर की शर्त को दोहराकर ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी अरुणा के स्वयंवर मंडप में आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोर सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाजें आ रही थी। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत अपनी एक मरी हुई मुर्गी लेकर आ रहे हैं। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, यह क्या तमाशा है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? राजा की उस कड़क भरी आवाज से स्वयंवर मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, गलती माफ हो सरकार, मैं आपके पास अपनी एक बिनती लेकर आई हूं। राजा शीलभद्र ने उस औरत से कहा कि यह बिनती का समय नहीं है। यहां राजकुमारी के स्वयंवर में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? वो औरत कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है, इसलिए मैं आपके दरबार में न्याय मांगने आई हूं। महाराज, मुझे न्याय दिलवाइए। राजा शीलभद्र ने किसी प्रकार से अपने ऊपर काबू करते हुए कहा, यह विवाह का शुभ समय है, जल्दी बोलो तुम क्या चाहती हो? वो औरत बोली, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जीवित वापस चाहिए। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह मुर्गी मेरे कलेजे का टुकड़ा है और यह मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी थी। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, यह कैसी बात करती हो? भला एक मरी हुई मुर्गी फिर से जीवित कैसे हो सकती है? तब वो औरत कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी जीवित चाहिए। मैं आपसे अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूं। मुझे विश्वास है कि मैं आपके द्वार से निराश नहीं लौटूंगी। वो औरत अपनी बात पर अड़ी रही और राजा उसकी बात सुनकर परेशान हो चुका था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस औरत को कैसे समझाए।
सारी सभा सांस रोके हुए राजा का फैसला सुनने के लिए बेचैन हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा, महाराजा या राजकुमार इस मुर्गी को जीवित कर सकता है। मन में ये विचार आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। तभी हाथ में वरमाला लिए हुए राजकुमारी अरुणा अपनी सहेलियों के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की कि जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में अपनी वरमाला डालेगी। राजा शीलभद्र की ये घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शीशपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने सभा मंडप में कहा कि इस मरी हुई मुर्गी को मैं जीवित करूंगा। इसके बाद उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पिंजरे में बैठा तोता ये तमाशा देख रहा था। जैसे ही मंत्री शीशपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोते ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शीशपाल का मंत्र नहीं चला। शीशपाल की हालत बहुत खराब हो गई। सारी सभा में उसका मजाक उड़ गया। हारकर शीशपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज्ञा हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और इसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शीशपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और दूसरी देह में प्रवेश करने वाली विद्या के मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर में ही वो मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। सारी सभा में खुशी से तालियां बजने लगी। मंत्री शीशपाल की आत्मा उस मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ देर बाद उस बंद कमरे में मंत्री शीशपाल का शरीर पड़ा था। जिस समय शीशपाल की आत्मा मुर्गी के बेजान शरीर में प्रवेश कर रही थी, ठीक उसी समय पिंजरे में बंद तोते ने भी दूसरी देह में प्रवेश करने वाली विद्या के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तोते की आत्मा ने बंद कमरे में पड़े मंत्री शीशपाल के बेजान शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो कि वास्तव में राजा चंद्र प्रताप का अपना ही शरीर था। और देखते ही देखते शुकदेव की आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब सोने के रत्न जड़े पिंजरे में शुकदेव का शरीर पड़ा था। मंडप सभा में मरी हुई मुर्गी फिर से जीवित हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्र प्रताप उस बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप सभा में आकर उस मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? ये कहकर उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। मुर्गी के रूप में मंत्री शीशपाल चिढ़ता हुआ बोला, अच्छा तो ये तू था और तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था और तूने ही इस विद्या का जाप करके मेरा ये हाल किया है। वो औरत जो ये कह रही थी कि ये मुर्गी मेरी है और उसके साथ आया शिकारी, दोनों ही अपने असली रूप में आ गए। वे दोनों अपना भेष बदलकर रानी मोहिनी और उनकी दासी ही बनी हुई थी। चंद्रपुर के महाराज शीलभद्र राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री शीशपाल को मौत की सजा दी। फिर उसके बाद उन्होंने राजा चंद्र प्रताप और रानी मोहिनी का खूब आदर सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी मोहिनी और दासी के साथ अपने विराट नगर को वापस लौट आए। विराट नगर की जनता अपने राजा और रानी के राज्य में वापस आने के कारण बहुत ही खुश थी। विराट नगर में उन सबका शानदार स्वागत किया गया और इसके बाद सभी वहां खुशी खुशी रहने लगे। अपने राज्य में वापस आने पर राजा ने खुश होकर उस तोते को पकड़ने वाले शिकारी को जागीर दी और उसे अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। जागीर पाकर शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और उसके बाद वो सुख शांति से अपने परिवार के साथ विराट नगर में रहने लगा।